हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं 11 जनवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट फर्स्ट का, उसके विषय में हम दोस्तों आपको पेपर को सॉल्व कराएंगे। वो जो हमारा प्रैक्टिस होगा, ये प्रैक्टिस नंबर हमारा 5वां है जो कि 2023 में पेपर हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, ये जीएस का पेपर है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि आप एग्ज़ाम के समय में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है, सबसे अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिएगा और अंत तक जरूर रहिएगा। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी कि बोल सकते हैं इसको NBHM नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी मिष्ठान होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में 2 वर्ष की अवधि के लिए NBHM, इसका फुल फॉर्म नाम है NBHM का, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है और यह मिशन भारत सरकार द्वारा किया गया है। अब इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है देश में एक मीठी क्रांति को जगाने का। अंतिम लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय व्यापी पैमाने पर वैज्ञानिक ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और विकसित करना चाहते हैं। ये बात को आप जान लीजिए, चाहते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी पालन हो, जिससे हम अपना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सके। समझ रहे हैं? तो अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। तो इतना चीज़ को आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो NBHM है ये किसी भारत के जो केंद्रीय योजना है, ये कितने सालों के लिए बनाया गया है? ये 2 सालों के लिए किया गया है। ये चीज़ को भी आपको याद करना होगा फ्रेंड। अब मिशन विभिन्न प्रकार के, ये जो इसका मिशन है NBHM का, विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे हम लोग। तो जैसे क्या है, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और मधुमक्खी पालन में महिलाओं को सशक्त बनाना। अगर महिलाओं के जैसे खाली समय पे क्या करेंगे, महिलाओं को ये काम करेंगे तो महिला क्या होंगे, एक मजबूत बनेंगी। हाँ, जो कि इन लोगों को काम करने के लिए मिलेगा, वो घर में अपना काम बैठे बैठे कर सकती, जो गृहिणी है। उत्पादन के लिए क्या होगा, उत्पादन के लिए इनपुट सहायता प्रदान करना होगा। तो ये जो भारत सरकार क्या होगा, उत्पादन के लिए इनपुट सहायता प्रदान करेगी, उनको सिखाया जाएगा। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र IBDAC स्थापित करना और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना, प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और मूल्य संवर्धन और बाजार समर्थन का विस्तार। इसका उद्देश्य, ये NBHM का उद्देश्य है भारत में मधुमक्खी पालन के विकास और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए सभी तत्वों को शामिल करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। डैश क्षोभ मंडल में उच्च ऊंचाई डैश की पछुआ हवाएं हैं, उनकी गति गर्मी में लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर सर्दियों में लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो ये कौन है, होगा जेट धाराएं। जेट धाराएं। अब हम बात करते हैं जेट धाराएं क्या होती है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। जो जेट धाराएं हैं ये उच्च ऊंचाई वाले तेज हवाओं की सक्रिय पट्टी होती है, जो ऊपरी क्षोभ मंडल में और निचले समताप मंडल में बहती हैं। आमतौर पर पृथ्वी से 9 से 16 किलोमीटर तक ऊपर तक इन लोग बहती हैं। कौन सी बहती हैं? आपका हवाएं, पछिया हवा, ठीक है। वे उच्च वायु की गति अक्सर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक विशेषता रखते हैं और मौसम के पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जैसे मौसम की बात आ रहा है, मौसम का पैटर्न यानी कहीं कहीं मौसम किस तरीके से है उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए राजस्थान में, तो राजस्थान में कुछ और होगा इसका स्पीड। जैसे गोवा चल जाइए, अब महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र जो किनारे वाली जगह पे, जैसे समुद्री किनारे की जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे मौसम का कुछ अलग रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ की अलग बात है। और जैसे ये मध्य प्रदेश चले जाइए या उत्तर प्रदेश चले जाइए, कि उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे इसकी हवा की स्पीड कुछ और रहेगी। अच्छा, अब जानिए जो जेट धाराएं होते हैं मुख्य रूप से पछुआ हवा बोलते हैं, पछुआ हवा है, जिसका अर्थ है कि वे पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पछुआ हवा।
वे ध्रुवीय क्षेत्र और भूमध्य रेखा के मध्य तापमान के विपरीत होने के कारण होते हैं। तापमान अंतर एक दबाव प्रवणता बनता है और कोरियोलिस प्रभाव आगे चलकर वायु के पैटर्न को प्रभावित करता है, जिससे जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। जेट स्ट्रीम की गति मौसम और स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं बाउंडर के बारे में। देखिए बाउंडर एक मौसमी घटना है। बाउंडर क्या है? एक मौसमी घटना है जो हवा के घूर्णन स्तंभ की विशेषता है। भंवर विभिन्न पैमाने पर हो सकते हैं। छोटे बाउंडर हो सकते हैं, जैसे भंवरों से लेकर बड़े धूल तक हो सकते हैं, धूल से तानों तक हो सकते हैं। जैसे कह सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, ऐसे 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 आप लोगों ने कभी देखा होगा। ये सब क्या होता है? बाउंडर हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं डेरचो। ये डेरचो एक व्यापक और लंबे समय तक रहने वाली गंभीर मौसम की घटना है, जो एक सीधी रेखा के तूफान की विशेषता है। आज तक आप लोग देखे होंगे जो डेरचो जब आता है, इसे हवा के तरीके से आता है, सीधी तरीके से आता है, कुछ सामान वाले से उड़ा ले जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बाउंडर नहीं बोलते, इसको हम लोग डेरचो बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं तूफान। यह आमतौर पर एक तेजी से चलने वाली आंधी बोल सकते हैं, आंधी परिसर के अग्रणी किनारे के साथ होता है, जिसे स्क्वाल लाइन के रूप में जाना जाता है। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं चक्रवात। चक्रवात हरिकेन एक बड़ा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसमें संगठित झंझावात और कम से कम 119 किलोमीटर प्रति घंटा की निरंतर हवाएं होती हैं। हरिकेन गर्म समुद्र के पानी पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं हरिकेन? गर्म समुद्र के पानी बनते हैं और केंद्र में एक अच्छी तरह से परिभाषित आंख की विशेषता होती है, जो रेनबैंड की घूर्णन प्रणाली से घिरी होती है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो कब इन्होंने किया? तो 1951 में इन्होंने क्या किया? पहली पंचवर्षीय योजना को इन्होंने लागू किया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लेके। भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिससे आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं को बनाने और लागू करने के लिए 1950 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में तेजी से औद्योगिकरण और आर्थिक विकास हासिल करना था। यह योजना कृषि, सिंचाई, बिजली, परिवहन और संचार क्षेत्रों पर केंद्रित थी, जिन्हें देश के समग्र विकास के लिए यह महत्वपूर्ण माना जाता था। अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना जो बना उसका मेन कारण क्या था, क्या क्या चीज़ थी, इसके विषय में हम बात करते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाना और खाद्य आत्मनिर्भरता, क्योंकि उस समय पे आप जान सकते हैं कि हमारे देश में ना गेहूँ सही से हो पाता था, हाँ, और ना सही से हमारे यहाँ चावल हो सकता। अब तो हम लोग को चावल वगैरह सब कुछ हम लोग सही से कर पा रहे हैं। उस समय 1950 के दशक में कुछ ऐसा नहीं होता था, तो हम लोग को बहुत दिक्कत झेलने के पड़ते थे। अगर आपको विश्वास ना हो इस बातों को, तो आप अपने दादा उदा से अगर आपकी सब कहानियाँ से बारे में पूछते होंगे, दादा लोग आप लोग को बताते होंगे जरूर कैसे पहले की दिक्कतें, सही से खेती नहीं होते थे। सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों और जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करना, उद्योगों का विस्तार और आधुनिकीकरण करना, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में बेरोजगारी और गरीबी को कम करना, जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण में सुधार करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा में वृद्धि करना। बस इतना इनका क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। इतना मेन पॉइंट थे। अब जानिए, ये भी मेन पॉइंट है, ये भी पॉइंटेड ही है। योजना के सार्वजनिक निवेश के महत्व और आर्थिक विकास को चलाने में सरकार की भूमिका पर जोर दिया। इसका उद्देश्य संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और आय समानताओं को कम करना था। इतना बात आपको पता हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नर्तक 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण से प्राप्त करने वाला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा, सोनल मानसिंह, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी।
वास्तव में 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नृत्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिली। अब हम जानते हैं उदय शंकर जी के बारे में। उदय शंकर एक प्रभावशाली भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे। क्या थे? भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे। उन्होंने आधुनिक भारतीय नृत्य के अग्रदूतों में से एक माना जाता है, जबकि उन्हें नृत्य के क्षेत्र में अनेक योगदान के लिए कई प्रशंसाएं मिली, जिनमें 1954 में पद्मश्री शामिल थे, पद्म विभूषण, और जो भारत में दूसरी सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, और उनको 2003 में कोई पुरस्कार नहीं मिला था। अब हम जानते हैं पंडित बिरजू महाराज के बारे में। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पंडित बिरजू महाराज भारत में एक प्रसिद्ध कथक नर्तक और कोरियोग्राफर थे। वह विशिष्ट कथक नर्तकों के वंश से आते हैं और उन्होंने इस शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उन्हें 2003 में यह नहीं मिला था। उनको 2003 में कोई पुरस्कार नहीं मिला था। केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा एक प्रसिद्ध ओडिसी क्या थे? नर्तक और गुरु थे। उन्होंने ओडिसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि उन्हें अपने जीवन काल में पद्म विभूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह उन्हें 2003 में प्रदान नहीं किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड। तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3, जो कि राइट है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बात करते हैं। CaCO3 यह कैल्शियम कार्बोनेट का सही रासायनिक सूत्र है। इसमें एक कैल्शियम आयन Ca2+ होता है, जो एक कार्बोनेट आयन CO3 2- होता है तो जुड़ा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक यौगिक है, और यह चूना पत्थर, संगमरमर और चाक जैसे खनिजों का मुख्य घटक है। यह व्यापक रूप से निर्माण उत्पादक, कृषि और आहार पूरक के रूप में उद्योगों में उपयोग किया जाता है। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। अब आया आपके सामने ये विटामिन B1 के जितने भी रिलेटेड पॉइंटेड है, जो पॉइंट है वो सब के सब मैं आपको इसमें बताता हूँ। विटामिन B1 की पहले बताया गया है, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। पहले मैंने आपको बता दिया था। यह एक आवश्यक विटामिन है जो कार्बोहाइड्रेट के ऊर्जा में चयापचय के लिए आवश्यक होते हैं। थायमिन तंत्रिका कार्य, मांसपेशियों के कार्य और हृदय के समुचित कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आवश्यक विटामिन है जो ऊर्जा उत्पादन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय और स्वस्थ त्वचा, आँखों और तंत्रिका तंत्र के रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने में शामिल है और शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं B3 को नियासिन के नाम से जानता है। क्या किस नाम जानता है? नियासिन के नाम जानता है। यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर को भोजन को ऊर्जा में बदलने, वसा और प्रोटीन को चयापचय करने में और स्वस्थ त्वचा तंत्रिकाओं और पाचन तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। नियासिन कोलेस्ट्रॉल विनियमन में अपनी भूमिका के लिए भी जाना जाता है और अक्सर उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। आप जानते हैं
B12 के बारे में, B12 जिसे कोबालिन के नाम से जाना जाता है, एक जल में घुलनशील विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन और डीएनए विश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और B12 की कमी से एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य रक्त कोशिकाओं को बनाए रखने और तंत्रिका तंत्र के उचित कामकाज का समर्थन करने के लिए विटामिन B12 महत्वपूर्ण है। क्या है? विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BD मिश्रा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, BD मिश्रा ने 4 अक्टूबर को शिलांग किसका राजधानी है? मेघालय का राजधानी। शिलांग राजभवन में एक समारोह में मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अब जो BD मिश्रा जी है, किसकी जगह ले रहे थे? ये सत्यपाल मलिक की जगह ले रहे थे। और सत्यपाल मलिक कब अपने कार्यकाल से पूरा कंप्लीट करके कब हट रहे हैं? 3 अक्टूबर को अपने कार्यकाल कंप्लीट करके ये सत्यपाल मलिक जी हट जाएंगे। इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? BD मिश्रा जी। अब जानते हैं BD मिश्रा के बारे में। जो BD मिश्रा जी हैं, ब्रिगेडियर रहे हैं, भारतीय सेना का पूर्व ब्रिगेडियर रहे हैं BD मिश्रा। और उन्होंने 2017 में क्या किया था? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, कार्यरत रहे हैं। अब उनको क्या किया गया? पड़ोसी राज्यों का भी प्रभार दिया जा रहा है। उन्हें पड़ोसी राज्य मेघालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है। अब देखिए, जब इसका समारोह हुआ था, समारोह में विधानसभा अध्यक्ष मिंट बाहलिंग 2 और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे। अब जानते हैं मेघालय का एक महत्वपूर्ण, बहुत ऐतिहासिक रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि मेघालय ने ऐतिहासिक रूप से एकमात्र शासनात्मक प्रणाली का पालन किया। जैसे कई राज्य में नहीं, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है, बट ये मेघालय राज्य में ऐसा है। क्या है? अब जानिए। कई भारतीय राज्यों के विपरीत मेघालय है। मेघालय ने ऐतिहासिक रूप से एक मात्र शासनात्मक प्रणाली का पालन किया है, जहां महिलाओं के माध्यम से वंश और विरासत का पता लगाया जाता है। यह आश्चर्यजनक है, पर यह हकीकत है। सबसे छोटी बेटी को सारी दौलत विरासत में मिलती है और वह अपने माता पिता की देखभाल भी करती है। यह राज्य भारत का सबसे नम क्षेत्र है। दक्षिणी खासी हिल्स में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में एक वर्ष में औसतन 12,000 मिमी वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसे समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता था। संधि ने ब्रिटिश शासन को आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संवाद शुरू किया। समझ गए? अब जानते हैं गांधी युग के दौरान मोटा मोटा तौर पे हम कह सकते हैं 1910 के दशक से लेकर 1940 तक क्या रहा है, ये गांधी युग बोला जा सकता है कि मध्य तक फैला था। गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई बड़े आंदोलन और अभियान का नेतृत्व किया, जो हम लोग एक एक करके जानेंगे। उनके सबसे उल्लेखनीय योगदान में शामिल है सबसे पहले चंपारण और खेड़गा का सत्याग्रह। वो कब स्टार्ट किया था? 1917 में इन्होंने स्टार्ट किया था। गांधी ने दमनकारी नील वृक्षारोपण प्रणाली के विरोध, किसके कारण? दमनकारी नील वृक्षारोपण प्रणाली के विरोध क्या किया? बिहार के चंपारण में अपना पहला सफल सत्याग्रह स्टार्ट किया। चंपारण बिहार
बिहार के चंपारण में, सारा के सारा बिहार से हुआ फ्रेंड। तो समझिए बिहार के लोग इतने मजबूत हैं तो हर चीज़ कर सकते हैं। जितने भी आप देखेंगे कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कार्यक्रम हुआ सब बिहार में हुआ है। जितना भी आंदोलन हुआ है, चाहे बिहार के बड़े से बड़े जितने भी, बौद्ध को भी आपने देखा होगा, बौद्ध जी को भी ज्ञान प्राप्ति भी बिहार में ही हुआ है। तो देखिए बिहार में चंपारण में अपना पहला सफल सत्याग्रह अभियान शुरू किया। किसने कंप्लीट किया था? गांधी जी ने। कब? चंपारण खड़गा सत्याग्रह। अब कब हुआ था? 1917 में। और कैसे हुआ था? दमनकारी नील वृक्ष के प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? दमनकारी नील वृक्षरोपण प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, अब जानते हैं, नेक्स्ट जानते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल श्रमिक वेतन में 22% क्या किया था इन्होंने? 22% वृद्धि की मांग कर रहे थे। जो श्रमिक लोग थे मांग कर रहे थे। हड़ताल को व्यापक ध्यान और समर्थन मिला। लंबी बातचीत के बाद मिल मालिक श्रमिकों के लिए 35% की वेतन वृद्धि पर सहमत हुए, जो शुरुआती मांग से अधिक थी। शुरुआती मांग कितना था? 22% था। और 22% की जगह मालिक ने क्या किया? 35% लोग को दे दिया वेतन। तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वृद्धि हो गया है। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों और सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। क्या किया था? आह्वान किया था। कहाँ पे? जो क्या बोलते, भारतीय सब सामानों, ब्रिटिशों का सामान को नहीं लेना है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन का ये किया था, आंदोलन किया था। अब फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? नमक मार्च, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं दांडी मार्च भी बोलते हैं। 1930 में गांधी ने ब्रिटिश नमक एकाधिकार के विरोध में प्रसिद्ध नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, चलाया। फिर इसके बाद नमक मार्च पर भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी के नेतृत्व और अहिंसा के दर्शन ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सुधारों, लैंगिक समानता, सांप्रदायिक सद्भाव और अस्पृश्यता के उन्मूलन की वकालत की। 15 अगस्त 1947 का 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता में गांधी युग का समापन हुआ। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको पता होना चाहिए क्या कहलाता है। अगर आपको पता नहीं है तो बताइए। राजस्व बजट। अब हम लोग जानते हैं राजस्व बजट क्या होता है, ये सब के बारे में आप जान गए हैं। देखिए ये जो चीज़ है ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, बट अगर आपको समझ में आता है चलिए ठीक है हम समझा दें। देखिए राजस्व बजट क्या होता है? एक बजट दस्तावेज जो एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व प्राप्तियों और राजस्व से संबंधित होता है, राजस्व व्यय से संबंधित होता है, उसे हम लोग राजस्व बजट कहा जाता है। ठीक है, राजस्व बजट समझ में आ गया। जो बजट एक बजट होता है, ये विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सरकार क्या करती है? राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, उसे राजस्व बजट कहा जाता है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया? ठीक है। भारत के संविधान के अंतिम अनुच्छेद को डैश संख्या दी गई। क्या संख्या दी गई? आपके सामने 1980, 1990, 1995। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 दी गई। देखिए अब जानते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानून है। इससे कब लिया गया? 26 नवंबर 1949 को लिया गया। कब लिया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के शासी दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा, और 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के शासी दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया था। अब देखिए
भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी विशेषताएं और सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। संविधान एक प्रस्तावना के साथ शुरू होता है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सहित भारतीय संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को रेखांकित करता है। प्रस्तावना, अभी इसी की बहस चल रही थी, प्रस्तावना की बहस चल रही है अब पार्लियामेंट में। एकात्मक सुविधाओं के साथ संघीय प्रणाली, फिर उसके बाद ये पॉइंट है एकात्मक सुविधाओं के साथ संघीय प्रणाली। भारत सरकार की एक संघीय प्रणाली का अनुसरण करता है जहां केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्ति विभाजित होता है। ठीक है, ये कब होता है? पहला ये हो गया, दूसरा आपका एकात्मक हो गया, एकात्मक सुविधाओं के साथ संघीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, भारत में सरकार का संसदीय रूप है जहां राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। चलिए अब जानते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, संविधान भारत के सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इतना देता है हमको हमारा मौलिक अधिकार। अब जानते हैं राजनीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, राजनीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक सेट शामिल है जो प्राकृतिक में गैर न्यायिक है। क्या है? प्राकृतिक में गैर न्यायिक है। और फिर इसके बाद हम लोग क्या आ गया? मौलिक कर्तव्य आ गया। मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा? संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी दिया गया, क्योंकि भाई आपको मौलिक अधिकार दिया गया तो मौलिक कर्तव्य तो दिया जाएगा, तो आपको इस चीज़ को सम्मान करना पड़ेगा। तो कहाँ पहला क्या कहा गया? जिसमें संविधान का सम्मान करना होगा। जो भी अगर आपको कोर्ट ने आदेश दे दिया इसका सम्मान करना पड़ेगा, आपको ये संविधान में है कि आपको सम्मान करना पड़ेगा। जब आपका मौलिक अधिकार दिया गया तो मौलिक कर्तव्य भी आपको पालन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? चलिए अब जानते हैं मौलिक सम्मान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और देश की विरासत को संरक्षित करना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है जो सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। लिंग, जाति, धर्म या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। संशोधन, संविधान बदलती परिस्थितियों के अनुकूल अपने संशोधनों के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2022 तक भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म प्रधान, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं धर्म प्रधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। धर्म प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। धर्म प्रधान एक भारतीय राजनेता हैं जो भारत सरकार में शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्यरत है। इतना आप जान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो अगर आपको पता है कमेंट है तो बताइए। लक्षद्वीप है कि पुडुचेरी के दमन और दीव है, चंडीगढ़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, जो कि पुडुचेरी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? 1037 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। मतलब कि 1000 पुरुष हैं जिसमें 1037 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं। पुडुचेरी में जाने, पुडुचेरी में 1954 तक भारत में एक फ्रांसीसी उपनिवेशिक बस्ती थी जो अब दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु राज्य से घिरा है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी अरबिंदो आश्रम का प्राय है। पंडिचेरी अरबिंदो आश्रम का प्राय है जिसकी स्थापना 1926 में श्री अरबिंदो और मीरा
अल्फाशक ने की थी। कौन किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए पॉइंट को। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से उच्चतम लिंगानुपात वाले सिर्फ 5 राज्य का केंद्र शासित प्रदेश हैं। केरल में है, देखिए 1080 है। पुडुचेरी में है 138 है। 1000 पे देखिए 1000 पुरुषों पे कितने हैं? 1000 पुरुषों पे इतने महिलाएं हैं। और आपको बता दें कि आप जान लीजिए कि इतने महिलाओं, पुडुचेरी में 1038 महिलाओं पे 1000 पुरुष हैं। और तमिलनाडु में 1995 महिलाओं पे कितने हैं? 1000 पुरुष हैं। आंध्र प्रदेश में 1992 में हाँ कितने? 1000 पुरुष हैं। छत्तीसगढ़ में 9 से 91 में कितने पुरुष हैं? 1000 पुरुष हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन और दीव। इसमें कहाँ है? 618 हैं। 618 में कितने? 1000 में 618 महिलाएं हैं। इतने महिला पे इतने पुरुष हैं। दादर और नगर हवेली में 775 महिलाएं हैं और इतने पुरुष हैं। और चंडीगढ़ में 818 पे कितने पुरुष हैं? 1000। दिल्ली में 866 में से कितने हैं? 1000। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 878 पे कितने हैं? 1000। समझ गए? इतने हैं, आप देख लीजिए। डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बिस्तु वर्ष। अब देखिए गुजराती नव वर्ष या बोल सकते हैं या बिस्तु वर्ष बोल सकते हैं, वो 26 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। गुजराती नव वर्ष को विक्रम संवत 2089 के नाम से भी जाना जाता है। 2089 के नाम से भी जाना जाता है। 2079 के नाम से भी जाना जाता है। घरों को आसो पलाव के तोरण और गेंदे के फूलों से सजाया जाता है। इस शुभ दिन पर व्यवसायी और व्यापारी पुराने खातों को बंद कर नए खातों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है। तो आपको बताइए सबसे अच्छा कारण है? ऑप्शन चौथा नंबर जो कि सही है, गन्ना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जानते हैं गन्ने की बात आई तो गन्ने के बारे में जान लीजिए। जो गन्ना है चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। ठीक है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय 12मासी घास है। क्या है? 12मासी घास है जो कई तनों का उत्पादन करने के लिए आधार पर पार्श्व सूट बनाती है। आमतौर पर 3 से 4 मीटर ऊंची और लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। इसकी संरचना जलवायु, मिट्टी के प्रकार, सिंचाई, उर्वर, कीड़े, रोग नियंत्रण, किस्मों और फसल की अवधि के आधार पर भिन्न होती है। गन्ने की खेती के लिए न्यूनतम कितना चाहिए? पानी चाहिए 60 सेंटीमीटर वार्षिक नमी के साथ उष्णकटिबंधीय या जलवायु की आवश्यकता होती है। यह प्लांट किंगडम में सबसे कुशल प्रकाश संश्लेषण में से एक है। यह एक C4 संयंत्र है जो 1% तक सौर ऊर्जा को बायोमास में परिवर्तन करने में सक्षम है। मॉरिशस, डोमिनिकन गणराज्य, पुर्टो रिको, भारत, गुयाना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, पेरू जितने भी हैं सब के सब जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने की फसल उगाई जा सकती है। विश्व के कुल चीनी उत्पादन का 15% से अधिक उत्पादन है। चलिए 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूप में कौन पेश किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कि करेक्ट आंसर सत्रिया, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सत्रिया। देखिए महान असमीय सुधारक वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में ईस्वी में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में सत्रिया नृत्य शैली का स्थापना की।
यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य विधाओं में से एक है। शंकरदेव ने लोकप्रिय नृत्य शैलियों, क्षेत्रीय लोक नृत्यों और अपने स्वयं के अनूठे दृष्टिकोण के साथ कई ग्रंथों से विचार को जोड़कर इस नृत्य शैली का निर्माण किया। सत्रिया नृत्य इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि पूर्व ने बात को कैसे प्रभावित किया। बिहू, बोडो और अन्य असमिया लोक नृत्य सत्रिया नृत्य पर अन्य स्पष्ट रूप से देखे जाने वाला प्रभाव है। इस नृत्य शैलियों में बहुत सम्मान, हाथ की चाल और लयबद्ध शब्दांश है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में स्थित है। दूसरा नंबर। अब जानिए 18 अगस्त 1889 को स्थापित मोहन बागान एथलेटिक क्लब भारत और एशिया के सबसे पुराने क्लबों में से एक है। यह कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसने 1911 में फीफा शील्ड जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनकर इतिहास रचा था। IFA एक ऐसी घटना है जिसे भारतीय राष्ट्रवाद के साथ निकटता से जोड़ा गया है। मोहन बागान फुटबॉल टीम ने 5 बार नेशनल लीग और रिकॉर्ड 14 बार फेडरेशन कप जीता है। क्लब का क्रिकेट और हॉकी जैसे अन्य खेलों में समृद्ध इतिहास रहा है। फुटबॉल में सदस्यों के कितने होते हैं? 11 प्रतिपक्ष होते हैं और 11 आते हैं। इसमें सर्वोच्च निकाय क्या होता है? फीफा। उपनाम क्या है इसका फुटबॉल का? विश्व खेल या सुंदर खेल। चलिए, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? ब्राजील ने, कतर ने, स्पेन ने, जर्मनी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतर ने किया था। चलिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीफा विश्व कप 2022 में 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में खेला गया। विश्व कप में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। विश्व कप में कुल कितने लोग? 32 टीमों ने भाग लिया था। और 2022 में फीफा विश्व कप पहली बार अरब देशों में आयोजित किया जा रहा है। जो पहली बार आयोजित किया जा रहा है, ये भी एग्जाम में बन सकता है फ्रेंड। फीफा वर्ल्ड कप का पहला और ओपनिंग मैच एआई बायत स्टेडियम में खेला गया। कहाँ पे? ओपनिंग मैच एआई बायत स्टेडियम में खेला। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 18 दिसंबर 2022 को लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में हुआ। कहाँ पे? लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में हुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। चलिए, देश के राष्ट्रपति को कार्यालय से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा महाभियोग, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग किसी भी सदन के ऊपरी सदन या निचली सदन में शुरू किया जा सकता है, चाहे ये राज्यसभा हो चाहे ये लोकसभा में से किसी भी सदन पे किया जा सकता है। महाभियोग के लिए राष्ट्रपति पर आरोप पर सदन 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर सेल्यूकस निकेटर को भेजा था, ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है। अब जानते हैं मेगास्थनीज एक ग्रीक राजनयिक इतिहासकार और नृवंशविद था, जिनके भारत की संस्कृतियों के बारे में व्यापक लेखन ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान प्राचीन भारतीयों के जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 305 ईसा पूर्व के आसपास मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस फर्स्ट के लिए एक राजदूत बनाया गया। मेगास्थनीज कार्यों का संकलन इंडिका के नाम से जाना जाता है।
ग्रीक राजनयिक मैगस्थनीज के लेखक के अनुसार पाटलिपुत्र 64 द्वारों और 570 मीनारों से घिरी एक लकड़ी के दीवारों से घिरी राजधानी है, जो सूसा और एकबटाना जैसे समकालीन फारसी स्थलों के वैभव को टक्कर देती है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त एक बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से चतुर ब्राह्मण की मदद से कौटिल्य ने 321 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर सिंहासन पर कब्जा किया। उनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक चला। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और कहा जाता है कि उन्होंने श्रवणबेलागोला में जैन परंपरा के अनुसार खुद को भूखा रखकर आत्महत्या कर ली थी। चलिए अब जानते हैं इस सब के बारे में। अमीन ताज सेकेंड के बारे में। मैसेडोनिया, जिसको हम लोग प्राचीन ग्रीस का राजा था, जो मैगस्थनीज के भारत मिशन से असंबंधित था। अमीन ताज तीसरा एक अन्य क्या था, प्राचीन ग्रीस ज़ाइलोपियन और थ्रेसियन आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका चंद्रगुप्त मौर्य या मैगस्थनी से कोई सीधा संबंध नहीं था। फिलिप द्वितीय, सिकंदर महान के पिता और मैसेडोनियन इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, लेकिन वह मैगस्थनी के समय से पहले रहते थे और इसलिए उन्हें भारत नहीं भेजा गया। ये आपका प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर आपको मेहनत लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, अगर आपको फ्रेंड अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, भूमि का विभाजन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर बढ़ते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि इसको क्या है, देखिए विरासत का अधिकार विशेष रूप से, देखिए इसको पढ़ने से आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।